हेलो, वेलकम बैक। थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। कार्नोट इंजन से रिलेटेड, मतलब ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड सम स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहता है ये, कार्नोट इंजन टेक्स इन 1000 किलो कैलोरीज ऑफ हीट। तो ऐसे सम्स में ये जो इंजन से रिलेटेड सम्स होते हैं ना, तो पहला तो यही आइडेंटिफाई करना है कि ये हीट इंजन का सम है या रेफ्रिजरेशन का सम है। सो हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन के सम्स में तुम्हें दोनों के डायग्राम्स, मतलब मैं डायग्राम के थ्रू ही चाहता हूँ। डायग्राम तुम्हें बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। मतलब क्या है उससे, मेरा डायग्राम से मतलब यही है कि हीट इंजन होता है ना, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा रहता है कि भाई सोर्स है यहाँ पर, टेम्परेचर T1 है उसका, वहां से हीट Q1 जाएगी, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट को यूटिलाइज करके कुछ वर्क डन देगा, बची हुई हीट Q2 सिंक में रिजेक्ट होगी, जो कि T2 पे है। समझ में आया? ये है हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कह दो या ब्लॉक डायग्राम कह दो। और वैसे ही अब हम रेफ्रिजरेटर की बात करें ना, रेफ्रिजरेटर बोल दो या हीट पंप कह दो, तो उसमें बस सिर्फ ये एरोस की डायरेक्शंस बदल जाएगी। ये ढंग से याद रहना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा प्रोसेस है ना, कि जो ठंडी जगह है वहां से हीट लेके गर्म जगह में भेजना है। तो ये डायग्राम्स में हमेशा यूज करता हूँ ऐसे सम सॉल्व करने के लिए, बहुत इजीली हो जाते हैं। सो ये जस्ट रेफरेंस के लिए था। स्टार्ट करते हैं। कार्नोट इंजन टेक्स इन 1000 किलो कैलोरीज, है ना। तो देखो हीट कितनी दी हुई है, और डायग्राम में ही डायरेक्टली प्लॉट करो। ये हीट इंजन का ही क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, कार्नोट इंजन टेक्स इन Q1 हमको दिया हुआ है, 1 2 3 और 3 6 कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वॉयर एट 627 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, 900 केल्विन, राइट। एंड एग्जॉस्ट हीट टू द सिंक, यहां से हीट लेके कुछ वर्क डन हुआ है और सिंक में बची हुई हीट को फेंक देता है, जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यानी 300 केल्विन हो गया, है ना। 300 केल्विन तो हमको T2 दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी? Q2 तो दिया हुआ नहीं है, एफिशिएंसी ढूंढनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख दो, 1 माइनस Q2/Q1। और जो भी फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ना थियरीज में वगैरह में, वो सब इन्हीं Q1 Q2 इसी से बेस्ड है। अब तुम Q1 Q2 का लेबलिंग चेंज कर दोगे, इसको Q2 बना दो, इसको Q1 बना दो, तो फिर ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रहे कौन सा Q1 Q2 है, मतलब खुद के लिए उसको फिक्स ही रखो, बार बार बदल बदल मत करो। ये मैंने बताया है तुमको एकदम परफेक्ट तरीका, कि जो मैं यूज करता हूँ कि इस तरह से याद रखो, तो कभी इंटरचेंज नहीं होगा। नहीं तो फिर फॉर्मूला में भी फिर तुमको कैसे याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला ये है कि रिजेक्टेड अपॉन एक्सेप्टेड, राइट। जो हीट रिजेक्ट हुई है अपॉन एक्सेप्ट हुई है हीट इंजन के लिए, वैसे ये रेफ्रिजरेटर के भी लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड यहाँ हो जाएगा, रिजेक्टेड यहाँ हो जाएगा, इसीलिए डायग्राम के हिसाब से ही फॉर्मूला सारे लिंक्ड है, वैसे ही करो। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस T2/T1, क्योंकि Q1/Q2 इज इक्वल्स टू T1/T2। एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस T2 कितना है, 300, और T1 कितना है, 900। 0.0003339, 3 माइनस 1 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। 33.33%, यानी 66.67% एफिशिएंसी हो गई। और वर्क डन ढूंढना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 2/3 ऑफ जो भी हीट इसने एक्सेप्ट की है, सो पावर 6।
और ये तो कैलोरीज में, हमको तो जूल्स में चाहिए वर्क डन, तो मल्टीप्लाइड बाय 4.2। तो ये जो आएगा तुम्हारा, ये मिलेगा तुमको वर्क डन। सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 यानी 2.8 इंटू 10⁶ जूल्स। इतना वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट 12 नंबर, वापिस ये इंजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स रिवर्सिबल engine converts 1/5 of the heat। देखो, ध्यान से देखो, कन्वर्ट्स 1/5 ऑफ द हीट, यानी Q था तो ये Q1 एब्जॉर्ब किया था, तो बदले में वर्क डन दे रहा था कितना? 1/5 ऑफ हीट। ये इतना वर्क डन दे रहा था, 1/5 ऑफ द हीट फ्रॉम द सोर्स इनटू द वर्क, राइट। और यहाँ पर सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, वैल्यूज दी हुई नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि when the temperature of the sink is reduced by 70, मतलब अब टेम्परेचर हो गया T2 माइनस बाय 70। हाँ, मतलब T2 बाय 70 ना, यानी ये भी केल्विन में था तो 70 से कम कर दो। इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, तो यहां पर जो एफिशिएंसी थी यहां पर एफिशिएंसी है डबल। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। सो यहां पर भी ऐसा है, ये T1 T2, अब T1 और T2 ये दो चीज हमको ढूंढनी है, राइट। सो रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/5 ऑफ द हीट विच इट एब्जॉर्ब्स इनटू वर्क, और एफिशिएंसी डबल हो जाती है जब टेम्परेचर कम कर दो। तो यहां पर Q1 Q2 और वर्क डन के बारे में क्या कमेंट्स है? यही चीज इधर अप्लाई करेंगे? नहीं, इधर ये चीज सेम अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एफिशिएंसी बदल गई है। चलो इसको एज इट इज रहने दो, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे ना वैसे वैसे समझ आती जाएगी और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे या कमेंट्स लिख देंगे जो भी लिखने हैं। सो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। तो जैसे एफिशिएंसीज दी हुई है तो एफिशिएंसीज के लिए मैं इक्वेशन लिख दूं, यहां पर आएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1, है ना। पर एफिशिएंसी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई वर्क डन अपॉन Q1, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वर्क डन कितना था? Q/5, और Q1 कितना था? Q। तो यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी मिल गई 1/5, 1/5 इंटू 100 यानी 20% की एफिशिएंसी मिली। यहाँ पर डबल हो जा रही है यानी यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगी 40%। अब एफिशिएंसी 40% है, राइट। तो ये एफिशिएंसी की वैल्यू 1/5, और ये परसेंटेज के टर्म्स में है, ये जस्ट नंबर के टर्म्स में है 2/5, और यहाँ पर एफिशिएंसी है 1/5। तो चलो इक्वेशंस लिख दो। एन के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एन 1 माइनस T2 बाय T1, और एन डैश के लिए लिख सकते हैं वही चीज 1 माइनस T2 बाय T1। एन डैश की वैल्यू मुझे मिली थी 2/5, 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी थी? T2 था T2 माइनस 70, और T1 तो एज इट इज है, T1 दोनों में सेम है, सिर्फ जो सिंक का टेम्परेचर है ना वो बदला है। दूसरी तरफ ये था 1/5, 1 माइनस T2 बाय T1। देखो दो इक्वेशंस मिल गए, यानी अब T1 T2 हमें मिल जाएगा। सुलझाओ इसको, T2 माइनस 70 बाय T1, 1 माइनस 2/5, 3/5। So T2 minus 70 into 5 is equals to 3 times T1,
इसको भी सुलझाओ। T2/T1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/5, 4/5। तो जैसे भी चाहो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय T1 भी कर सकते हो तो भी चलेगा। So 5T2 is equals to 3T1 plus 350। इधर भी 5T2 is equals to 4T1, है ना। तो 5T2 इक्वेट कर दो। 4T1 इज 3T1 प्लस 350। तो T1 मुझे मिल गया 350 केल्विन। अब T1 मिल गया है तो T2 भी मिल जाएगा। T2 हो जाएगा 4 इंटू 350/5, 7, और ये हो जाएगा 280 केल्विन। सो T1 और T2 के आंसर्स आ गए। क्या आया है T1 और T2 की वैल्यूज? T1 है 350 केल्विन, T2 है 280 केल्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आइडियल इंजन ऑपरेट्स। अब देखो, जब भी इंजन की बात आती है, मैं दोहरा रहा हूँ, ये फिर से कह रहा हूँ कि जब भी इंजन की बात आती है तो एक चीज को ध्यान रखो कि हीट इंजन का सम है या रेफ्रिजरेशन का सम है। सो आइडियल इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग इन स्टीम फ्रॉम द बॉयलर एट 327 प्लस 273, यानी 600 केल्विन है T1, right, and rejecting the heat to the sink at 300 केल्विन। देखो, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होना तो एडिशन कर लेना चाहिए ये कन्वर्जन का, और ढंग से लिखो, खुद का लिखा हुआ खुद पढ़ पाओ। द इंजन रन्स एट 500 आरपीएम एंड द हीट टेकन इज 600 किलो कैलोरीज इन ईच रेवोल्यूशन, यानी वर्क डन दिया हुआ है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी of the engine, work done in each cycle, heat rejected in the each revolution, Q2 भी ढूंढना है। Calculate the efficiency of the engine, eta भी ढूंढना है। Work done in each cycle, heat taken in दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है। each, अभी हम लोग each revolution के लिए ही लिख रहे हैं, each revolution के लिए, टोटल 500 आरपीएम पे लिए नहीं लिख रहे हैं। तो Q1 दिया हुआ है हमको, वर्क डन नहीं दिया हुआ है। Q1 कितना दिया हुआ है? 6 इंटू किलो का पावर होता है 3 और 2, तो 6 टू द पावर 5 कैलोरीज दिया हुआ है। देखो, वर्क डन इन द ईच साइकिल, देखो वर्क डन इन द ईच साइकिल भी ढूंढना है। देखो, मैंने ईच के लिए ही लिखा हुआ है। तो एफिशिएंसी ढूंढना है, वर्क डन इन द ईच साइकिल ढूंढना है, हीट रिजेक्टेड Q2 ढूंढना है, पावर आउटपुट ऑफ द इंजन ये भी ढूंढना है। तो आरपीएम में से पावर मिलेगा हमको। चलो इसको भी सुलझाते हैं, क्या लॉजिक यूज करेंगे इसके लिए। वर्क डन Q2 एफिशिएंसी मिल जाएगी हमको T1 T2 से, है ना। सो एफिशिएंसी सबसे पहले ढूंढ लेता है, 1 माइनस T2/T1, हाफ, 1 माइनस हाफ, यानी हाफ एफिशिएंसी, यानी 50% एफिशिएंसी है। ये एक हमारा आंसर आ गया, पहली बात। अब क्या ढूंढ सकते हैं हम? एफिशिएंसी आ गई है तो वर्क डन हम ढूंढ सकते हैं, और वर्क डन हमको ईच साइकिल में पूछा हुआ है ना, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम्स द Q1। एफिशिएंसी है 50%, यानी 50% ऑफ Q1, 6 इंटू 10 टू द पावर 5, और क्योंकि वर्क डन जूल्स में होता है तो मल्टीप्लाई बाय 4.2। सो 3 3 2 6, 3 4 12, 12.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। ये हम लोगों को वर्क डन भी आ गया। ठीक है, चाहो तो 1.26 इंटू 10 पावर 6 लिख दो, ये एग्जैक्टली साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे रहने देना, ऐसे रहने दो।
फिर क्या ढूंढ सकते हैं हम, हीट रिजेक्टेड इन द ईच रेवोल्यूशन, यानी Q2 ढूंढ सकते हैं हम, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। सो Q2 विल बी इक्वल टू Q1 माइनस W, है ना, वर्क डन का इक्वेशन याद रखो, Q2 माइनस Q1, इसी में से मैंने ये लिखा है। सो Q2 विल बी इक्वल टू, नहीं नहीं, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की है ना, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर दी है। हाँ, Q2 विल बी इक्वल टू Q1 माइनस W। सो Q1 कितना था, कैलोरीज में 6 इंटू 10⁵ माइनस W क्या आएगा कैलोरीज में, तो 3 इंटू 10⁵ आएगा कैलोरीज में। हाँ, मैं ये 4.2 हटा दे रहा हूँ, पावर 5 कैलोरीज में, तो 6 माइनस 3 3 इंटू 10⁵ कैलोरीज, ये आ गया Q2। फिर बाद में पावर आउटपुट, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, ये एक साइकिल में वर्क डन हो रहा है 12.6 इंटू 10⁵, है ना, और कितने साइकिल्स हो रहे हैं 500, और कितने टाइम में हो रहे हैं, मिनट में, यानी 600, 1 मिनट में हो रहा है यानी 4 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। तो 6 2 12, 1 6 2.1 इंटू 5, 5 1 5, 5 2 10, 105.0 इंटू 10⁵ वॉट्स, इतना वॉट है। किलो में कन्वर्ट करना चाहो ना तो 10500 किलो वॉट, 10,500 किलो वॉट, या ऐसे लिखो। सो ये है पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन absorbs 2000 joules of heat from the source at 227 plus 273 कितना हुआ, 500 केल्विन। Q1 दिया हुआ है 2000 जूल्स, एंड रिजेक्ट्स, यहाँ पर कुछ वर्क डन डिलीवर होगा और रिजेक्ट कर रहा है 1200 जूल्स टू द सिंक इन ईच साइकिल। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द सिंक, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन। ठीक है, Q1 Q2 दिया हुआ है तो हम एफिशिएंसी तो बहुत फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस 2000 अपॉन 1200, यूनिट्स ध्यान रखना, कैलोरीज जूल्स, 3 4 12, 5 4 20, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा उल्टा लिख दिया Q2 और Q1। देखो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की अच्छी बात नहीं है, ये तो मुझे दिख गया, नहीं दिखा होता तो मैं भी पूरा रॉन्ग छापते जाता। सो 1200 अपॉन Q1 2000, है ना, तो 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार, 3 4 12, 5 4 20, 5 माइनस 3 2/5, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो 2/5 इंटू 100, 40% एफिशिएंट है ये कौन सा ढूंढा हमने, सेकेंड वाला ढूंढ लिया। एफिशिएंसी ढूंढ लिया तो मुझे वर्क डन भी बहुत इजीली ही मिल जाएगा। सो वर्क डन हो जाएगा एफिशिएंसी टाइम्स द Q1, एफिशिएंसी है 2/5 ऑफ Q1 2000, 800 जूल्स का वर्क डन हुआ। और फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला पार्ट, टेम्परेचर ऑफ द सिंक,
वो ढूंढने के लिए मैं ये रिलेशन यूज कर लूंगा, कार्नोट से रिलेटेड स्टडीज कर रहे थे ना, तब हमने ये देखा था रिलेशन आता है। तो Q1 बाय Q2 2000 बाय Q2 है 1200, T1 कितना है 500, T2 तो दिया हुआ नहीं है, वही तो ढूंढ रहे हैं हम, चलो ढूंढ लेते हैं। 5 4 20, 3 4 12, T2 हो जाएगा 500 बाय 300 केल्विन, ये भी आ गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, अब देखो ध्यान रखो, रेफ्रिजरेटर आ चुका है, रेफ्रिजरेटर आ चुका है, सिर्फ एरोस के डायरेक्शन बदल गए हैं। थोड़ा फिर से एक और बात, जो मैंने बताया था, है ना, नहीं ये नहीं था, ये रहा रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन, तो ध्यान रखना चाहिए। Assuming that the domestic refrigerators domestic refrigerator can be regarded as a reversible engine working between temperature of the melting ice, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, मेल्टिंग आइस यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, एंड दैट ऑफ द एटमोस्फियर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐड कर लो 290 केल्विन, मतलब ये एडिशन कर लो, ऐसा ऐड कर दो, मतलब कहाँ से ऐड करोगे, एडिशन कर लेना है। कैलकुलेट द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द फ्रीज, द वर्क डन हमको ढूंढना रहेगा, एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द फ्रीज, फ्रीज 1 kg ऑफ वाटर ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, टू फ्रीज 1 kg ऑफ वाटर, और वाटर को फ्रीज करना है ना, तो कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी हमको, पानी को फ्रीज करना है तो कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, है ना। तो मास दिया हुआ है मुझे 1 kg और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कैसे ढूंढोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इधर दी हुई नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336,000 जूल्स, 336,000 जूल्स आती है, 336,000 जूल्स पर केजी, पर हम कैलोरीज में ले तो चलो जूल्स में ही रहने देते हैं, जूल्स में ही रहने देते हैं, चलो 1 kg दिया हुआ है, रहने दो, चलो जब जरूरत पड़ेगी तब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी सिर्फ लॉजिक लिख देते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द फ्रीज, यानी इतनी हीट इसमें से निकालनी है, इतनी हीट निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे ये सब, कैलकुलेट द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द फ्रीज, और फ्रीजर के लिए जो इक्वेशन है ना, कुछ ऐसा है कि फ्रीज के लिए COP होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा, बीटा कैसे मिलता है, Q1, ये रहा हमारा Q1, ये है Q2, मतलब कितनी हीट रिजेक्ट हुई है अपॉन दी, रिजेक्ट हुई है नहीं, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है अपॉन द वर्क डन, इसको एक्सपांड करके वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना आएगा वर्क डन, कितना आएगा जो अंदर आया है और जो बाहर निकला है, तो W प्लस Q1 माइनस Q2, वही वर्क डन आएगा। सो ये देखो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कन्वेक्शन है ना सोर्स सिंक का, ये फ्रीज और हीट इंजन के बीच में सिर्फ एरोज चेंज कर देने, इसीलिए तो यहाँ पे फिर से स्ट्रेस लेना पड़ता,
कि वर्क डन मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट माइनस आउटपुट, ऐसा। तो सब स्ट्रेस लेना पड़ता अगर कन्वेक्शंस चेंज कर देते, तो कन्वेक्शंस चेंज नहीं किए इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ये है। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Q2/W, चलो ये Q2/W था, Q2/W इज इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2, क्योंकि मुझे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। हो जाएगा। हो जाएगा सॉल्व। इंस्टेंटली तो मत सोचो क्या फॉर्मूला आएगा, जैसे जैसे लॉजिक डेवलप करते जाओगे ना वैसे वैसे, मतलब सोचते जाओगे वैसे वैसे सॉल्यूशन मिलता जाएगा कि क्या करना है, मिल जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड, यानी W हम ढूंढ सकते हैं, राइट। Q2, ये Q2 है, ये जो है ना Q2 है, मतलब इतनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 किलो पानी पड़ा हुआ है, उस पानी में से इतनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी। सो W विल बी इक्वल टू Q2 इंटू T1 माइनस T2 T2। Q2 कितना है, ml, m है 1 kg, 336000, आई थिंक 80 कैलोरीज, ऐसा है कुछ, 80 कैलोरीज है, मतलब कैलोरीज के टर्म्स में चाहिए तो वैसे यहाँ पे जूल्स में ही चाहिए क्योंकि वर्क डन जूल्स में ही कैलकुलेट होगा। तो ये Q2 की वैल्यू 1 kg। एटी कैलोरीज नहीं है, 80,000 कैलोरीज है, याद आ गया मुझे। मतलब ये मैंने जूल्स में, वर्क डन है तो मुझे जूल्स में कैलकुलेट करना है तो मैं जूल्स में ही ले रहा हूँ, बट कैलोरीज में ये जो वैल्यू है ना एल की वैल्यू 336000 जूल्स पर केजी और 80,000 कैलोरीज पर केजी, सब याद रखना। आप कभी देते हैं कभी नहीं देता है वैल्यू। T1 माइनस T2, 17 डिग्री का डिफरेंस है। T1 माइनस T2 की वैल्यू 273। इसको सुलझाओ, वर्क डन मिल जाना चाहिए 336000 डिवाइडेड बाय 273, 2092 जूल्स, 2092 इतना जूल्स, 2.098124 जूल्स, इतना जूल्स, इतना वर्क डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर फ्रीजेस 5 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू आइस। देखो इसमें फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये सोर्स वर्क डन होगा T2, राइट। क्या कहा हुआ है, रेफ्रिजरेटर फ्रीजेस 5 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू आइस इन 20 मिनट्स। इफ द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये दिया हुआ है 20 प्लस 273 यानी 293 केल्विन, और T2 कितना होगा, चलो उसको 0 डिग्री ही ले लेते हैं, राइट। T2 फिर से हम इसको 0 डिग्री ही ले लेते हैं, 0 यानी 273 केल्विन, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा T 20, ठीक है।
व्हाट मिनिमम पावर, यानी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर पावर आएगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा। अब ये जो प्रीवियसली सम किया था ना कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस BTU विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पर आएगा Q2, यहाँ पर आएगा Q1, Q2 बाय W, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2 बाय T1 माइनस T2, है ना, ऐसा ही लिखा था T2 बाय T1 माइनस T2। हाँ, ऐसे ये रिलेशन को यूज करते हैं हम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन। वर्क डन को इधर ले जाऊंगा, Q2 इंटू डेल्टा T बाय T2। Q2 की वैल्यू, अब ये Q2 है, ये Q2 है, इतनी हीट रिमूव करनी है तो कितना हो जाएगा, M इंटू लेटेंट हीट कितनी है 336000। 336000 और 5 किलो है ML, डेल्टा T है 20 और T2 कितना है 273। तो ये कैलकुलेट करो, वर्क डन मिल जाएगा ऐसे 336000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 273, कितना आया 123076.92 जूल्स, ये वर्क डन आया। हाउ मच मिनिमम पावर, तो पावर कैलकुलेट करना है, 20 मिनट ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, तो पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, 12 30 76.92, टाइम इज 20 मिनट, मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो डिवाइडेड बाय 1200, 102.56 वॉट्स, इतना पावर, इतना पावर फ्रिज को देना पड़ेगा। फिर से रेफ्रिजरेटर का ही क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर ए वर्क्स बिटवीन -10, है ना, ये ए वाला रेफ्रिजरेटर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा वाला रेफ्रिजरेटर है, वर्क्स बिटवीन -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ रिमूविंग 2000 जूल्स फ्रॉम द फ्रीजर, यानी ये Q2 दिया हुआ है 2000 जूल्स, Q2 from the freezer, which of the two is better refrigerator? COP ढूंढना पड़ेगा, COP ढूंढना पड़ेगा, राइट, Q2 2000 दिया हुआ है, जूल्स में है, मुझे इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। COP ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, COP यानी कि बीटा Q2 अपॉन W, ये COP का फॉर्मूला है, Q2 दिया हुआ है, वर्क डन हाँ, टेम्परेचर्स भी तो दिए हुए हैं ना, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, T2 बाय T1 माइनस T2, है ना, ये जो हर बार यूज़ कर रहे हैं ना वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यस। सो टेम्परेचर ही यूज़ कर लेते हैं हम, तो बीटा मिल जाएगा, जिसका बीटा ज़्यादा वो बेटर है, हाँ बिल्कुल, तो बीटा ए का ढूंढते हैं, T2 कितना है, ये है T2, ये है T1,
तो -270, इसके अंदर +273 करेंगे, नहीं 263 आएगा, है ना। T2/T1 - T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 27, 37 आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये वैल्यू मिलेगी 7.10। और बीटा बी का मैं ढूंढूंगा, तो T2 -20 प्लस 273 यानी 253, और डिफरेंस कितना है 17 से 20 के बीच में, इसमें भी 37 ही है डिफरेंस, 37। इसको डिवाइड करो, 253 डिवाइडेड बाय 37, ये मिलेगा मुझे 6.83। सो लिख दो कंक्लूजन, एज बीटा ऑफ ए इज ग्रेटर, hence it is better रेफ्रिजरेटर। जितना बड़ा बीटा उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर। मतलब बीटा बढ़ाने के लिए डिस्कस किया था ना हमने, डीफ्रोस्ट करना पड़ेगा। डीफ्रोस्ट का बटन दबा दो, मतलब वो फ्रीजर के कंपार्टमेंट के अंदर है ना, वो जो गैस जम जाती है, गैस नहीं जम जाती है, बर्फ जम जाती है, अननेसेसरी बर्फ जम जाती है ना, तो उसके लिए। फिर ये भी हीट इंजन है? नहीं, ये हीट इंजन नहीं है, ये तो कुछ और है। क्या है? डाया एटॉमिक गैस डस 200 जूल्स ऑफ वर्क। सो DW दिया हुआ है हमको 200 जूल्स। व्हेन इट इज एक्सपांडेड आइसोबारिकली, आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क डन तो होगा ही होगा। फाइंड द हीट given to the gas in the process, dq is equals to how much? गामा भी दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, ये ढूंढना पड़ेगा। सो हीट गिवन टू द गैस और आइसोबारिक प्रोसेस है, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है NCP डेल्टा टी। सो इससे मुझे हीट मिलेगी। CP भी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे CV कुछ भी करके यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गामा दिया हुआ है ना। और डेल्टा T भी नहीं दिया हुआ है, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रोसेस कोई भी हो, वर्क डन का कंसेप्ट तो वही रहता है, PdV। ऐसे भी मिलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ भी मिलेगा, फिर वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं अब, ये इसमें ये एक नॉलेज हम यूज कर सकते हैं, डायटोमिक है ना, डायटोमिक है ना, तो CP इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू R। ये वैल्यूज याद रखनी है। वैसे ये वैल्यू अभी तो तुम्हें पता नहीं होगी, ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में आएगी ये वैल्यूज, थोड़ा लर्न कर लेना। CP इज इक्वल्स टू दी, सब बचा सिर्फ डेल्टा T ढूंढना। तो डेल्टा T कैसे ढूंढूंगा मैं? कुछ दिया हुआ है प्रेशर के बारे में, प्रेशर सिर्फ कांस्टेंट है। फाइंड द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस। सो वर्क डन दिया हुआ है मुझे, हाँ वर्क डन दिया हुआ है, हाँ वर्क डन तो दिया हुआ है, तो ये मैं यूज कर सकता हूँ ना DW को। तो DW इज इक्वल्स टू PdV इज ऑल्सो इक्वल टू RdT, है ना। PdV मुझे दिया हुआ है 200 जूल्स, तो R से डिवाइड कर लूंगा मैं, तो DT मुझे मिल जाएगा, DT मुझे मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 8.3, मिल गया मुझे, और सब कुछ मिल गया मुझे। तो ढूंढो DQ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 मोल ही ले लेते हैं। CP की वैल्यू ले लेते हैं 7/2 इंटू R, और DT की वैल्यू ले लेते हैं 200/R। R गेट्स कैंसल्ड 100, सो ये 700 जूल्स, सीधा सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो, तो जैसे जैसे करते जाओगे ना, वैसे वैसे लॉजिक मतलब तुम्हें मिलने लगेगा, तुम कर पाओगे, समझ में आएगी चीजें, ऐसा कुछ है। मतलब कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्नोट इंजिन्स A एंड B आर ऑपरेटेड इन सीरीज। अब देखो, दो दो इंजिन्स सीरीज में ऑपरेट किए गए हैं, कार्नोट के इंजन है, सीरीज में ऑपरेट किए गए हैं, मतलब सोर्स है
सिंक है, फिर क्या 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 करेंगे, फिर से सोर्स है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसा मैंने लिखा है। द चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन से हमको और समझ में आएगा। द फर्स्ट वन ए रिसीव्स हीट एट 800 केल्विन, राइट, ये आएगा Q1 एंड रिजेक्ट्स टू ए रिजर्वॉयर एट T केल्विन। सो यहाँ से कुछ वर्क डन हो रहा है और बचा हुआ यहाँ पर T केल्विन पे रिजेक्ट कर रहा है। द सेकेंड इंजन रिसीव्स द हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन, तो ये दूसरे वाले का सोर्स है। सो यहाँ से उसको हीट मिल रही है। अब मैं ये Q1 Q2 नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ढूंढना है उसके लिए हम ढंग से लिख देंगे। सो अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि अजीब लग रहा है। सो डायग्राम पहले, एक ब्लॉक डायग्राम तो सही से बने। सेकेंड इंजन बी रिसीव्स द हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन एंड इन टर्न रिजेक्ट्स टू ए हीट रिजर्वॉयर। यहाँ से भी कुछ वर्क डन हो रहा है और यहाँ पर भी वो वापिस किसी और को, मतलब ये इसका सोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सेकेंड वाले इंजन का सिंक आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, सोर्स और सिंक की तरह, दोनों की तरह काम कर रहा है। ये वाला इंजन हो गया ए और ये वाला इंजन हो गया बी टू द सिंक एट 300 केल्विन। तो इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। Calculate the value of the T. Output of the two engines are equal. Efficiency of the two engines are equal. देखो गजब, आउटपुट्स आर इक्वल। आउटपुट्स आर इक्वल यानी W1 इज इक्वल्स टू W2। मैंने कहा कि भाई हमको जरूरत पड़ेगी ना, वैसे वैसे हम वेरिएबल्स डालते जाएंगे। ये है, तब मुझे टी ढूंढ के बताना है। एफिशिएंसी अगर सेम है, यानी ईटा1 इक्वल टू ईटा2, लेट्स से इसकी एफिशिएंसी है ईटा1, इसकी एफिशिएंसी है ईटा2, तब क्या होगा वो भी ढूंढ के बताना है। तो चलो पहले इसके लिए काम कर लेते हैं। W1 कैसे मिलेगा? W1 मुझे, W1 विल बी इक्वल, W1 इज इक्वल्स टू W2। W1 मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? टी के टर्म्स में ही मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा तो ही सॉल्व होगा, क्योंकि क्यू के बारे में तो कोई डेटा दिया हुआ नहीं। सो वर्क डन का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाय T1 है ना, T2 बाय T1 था, T1 बाय T2 था। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब फॉर्मूला में भी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है। तो रेफ्रिजरेटर्स थे, हाँ T2 बाय T1 ही है। तो लर्न किया हुआ रहेगा तो दिमाग में आएगा ना, वो वही रहेगा। ये तो मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने घुमा के देख लिया। अदरवाइज ज्यादा डाउट मत करो, T1 है T2 है T2। अगर डाउट होता भी है बहुत ज्यादा तो थोड़ा लॉजिक समझ लो क्या होगा। वर्क डन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है? जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज टोटली ही भूल गए तो कैसे ढूंढोगे? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, कैसे मिलता है वर्क डन? वर्क डन मिलेगा सप्लाई किया माइनस जो रिजेक्ट किया, Q1 माइनस Q2। देखो ऐसे मिलता है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी एफिशिएंसी का डाल दिया है। Q1 माइनस Q2, क्या उसको मैं T1 माइनस T2 ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है Q1 Q2 का वैल्यूज। तो क्या कर सकता हूं मैं? ये एक रिलेशन तो है, Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। और ये रिलेशन अगर मैं दोनों के लिए लिख दूं तो, चलो लिख ही देते हैं ये वाली रिलेशन दोनों के लिए। तो ये रिलेशन फॉर ए Q1 बाय Q2 800 बाय T, और सेम रिलेशन अगर मैं बी के लिए लिखूं कि फॉर बी, तो बी के लिए लिखूं तो बी के लिए मैं इधर इसको ले लेता हूं Q2 और इसको ले ले Q3 और इसको ले लेता हूं Q4। तो Q3 बाय Q4
Q3 by Q4 विल बी इक्वल टू T1 by T2, तो T by 300। चलो ये एक चीज मैं लिख पाया हूं। अब W1 इक्वल टू W2 बोला हुआ है, तो उसको मैं कैसे यूज करूं? W1 इक्वल टू W2 को यूज करके मुझे T ढूंढना है। तो W1 कैसे मिलेगा मुझको? W1 मिलेगा मुझे Q1 माइनस Q2। लिखोगे तो दिमाग में कुछ आएगा, लिखोगे ही नहीं तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा। W2 कैसे मिलेगा? Q3 माइनस Q4, है ना, ऐसा कुछ है। अब Q1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 800। Q1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 800। क्या ढूंढना क्या था मुझको? व्हेन वर्क डन इक्वल टू आउटपुट ऑफ द टू इंजन आर इक्वल टू T ढूंढना है मुझको। तो 800T, Q1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 800 Q2 बाई T माइनस Q2, राइट, इज इक्वल्स टू Q3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं T Q4 बाय 300 माइनस Q4। अब Q2 और Q4 इनके बीच में कुछ रिलेशंस निकाल सके, ऐसे भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो एफिशिएंसी का इक्वेशन यूज करके देख लेते हैं। एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या आएगा? वैसे एफिशिएंसी सेम वो तो नहीं ले रहे, हम लोग यही ले रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 अपॉन T1, हाँ, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q1, हाँ। तो इसमें से मैं वर्क डन को ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1, हाँ। तो इसको यूज करूँ यहाँ पर दोनों के लिए, इससे तो नहीं हो रहा है, तो इसको तो मिटा दो। अब यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि भाई ये Q1 है, यहाँ पर ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो Q2 और Q3 दोनों सेम, ऐसा नहीं है। इसने इतनी ही रिजेक्ट की, पर इसने कितनी ली सेम, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो चलो ये एफिशिएंसी वाला, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। W1 ए मतलब ये फर्स्ट वाले इंजन के लिए, तो Q1 1 माइनस T2 इसका है T, और T1 है इसका 800। फिर W2 के लिए Q1 है इसका ये Q3, है ना, वो है उसका Q3, और पर ये Q2 इक्वल टू Q3 है ही, लेना ही पड़ेगा। ये Q2 और Q3 सेम ही रहेगा। है ऐसा कुछ क्वेश्चन में, रिजेक्ट्स टू द रिजर्वर द सेकंड इंजन बी रिसीव्स द हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन। हाँ देखो, ये चीज हम समझना भूल गए, तो फिर हमने जो अभी किया था ना वो सही ही था, उससे भी हमारा आंसर आएगा, ये था ना, तो इससे भी सही आंसर आएगा। क्या लिखना है मुझे? ये यूज करना है कि Q2 इज इक्वल्स टू Q3। तो ये लिखने से पहले मैं है ना, ऐसा लिख ही सकते हैं Q2 इक्वल टू Q3। फिर क्या कर सकते हैं? ये वाला यूज कर सकते हैं, हाँ। Q1 बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई Q कर दो, तो Q1 बाई Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q4 बाई Q, Q1 बाई Q, है ना। देखो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो Q1 बाई Q मुझे मिलेगा 800 बाई T माइनस 1, 1 माइनस Q4 मिलेगा मुझे Q3 Q, हाँ यहाँ पर
इसको भी इस हिसाब से लिखूं तो Q3 इज Q अपॉन Q4 इज T बाय 300। तो Q4 300 बाय T आएगा इधर, है ना। Q4 बाय Q विल बी 300 बाय T। देखो हो रहा है सम। चलो बाकी के चीजें मैं इरेज कर सकते हो, रहने दो। चलो रफ वक्त था हमारा ये। तो दिमाग तब चलेगा, मतलब कुछ भी लिंक नहीं दौड़ रही है तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लो, फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। 800 बाय टी प्लस 300 बाय टी इज इक्वल्स टू 2। 1100 इज इक्वल्स टू 2T, टी इज इक्वल्स टू 550 केल्विन। देखो आ गया आंसर। अब क्या कहा है कि एफिशिएंसी सेम है तब ढूंढ के बताओ। तो पार्ट बी में ऐसा कहा है एफिशिएंसी 1 इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी 2, यानी ये वाला यूज करो। Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1, मतलब 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए तो यही होगा T2 की जगह पे सिर्फ T आएगा, है ना। T1 ऊपर वाला, T2 नीचे वाला, तो T2 की जगह पे सिर्फ T आएगा। और अदर साइड पे Q3 इंटू 1 माइनस T अपॉन 300, मैंने डायरेक्ट 300 लिख दिया है। ये T अपॉन ये वाला, इसको मैंने कुछ लिखा ही नहीं है क्या है वो। चलो इसको सुलझाओ। Q1 Q3, Q1 Q3 के बीच में कोई रिलेशन? अच्छा ये मैंने तो वर्क डन का इक्वेशन यूज कर लिया है। देखो मुझे तो सिर्फ डायरेक्टली यही यूज करना है, तो Q1 Q3 की तो कोई जरूरत नहीं। Q1 Q3 की तो कोई जरूरत नहीं है। सो 1 माइनस टी, और T1 की वैल्यू दी हुई है 800, राइट, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी बाय 300। इसी चीज को सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1 1 कैंसल, तो सब कुछ। ये 300 बाय टी है भाई, गलत छलत लिख देते हैं। 300 बाय टी, 300 बाय टी, 1 1 कैंसल, सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24, 1 2 3 4। टेम्परेचर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। स्क्वायर रूट ऑफ 24 कितना होता है? 4.89, सो 489 केल्विन अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। देखो समझ में आना चाहिए ये कंसेप्ट, लिखना, सॉल्व करना, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द एडियाबैटिक कंप्रेशन इन द कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल इज 9, राइट। एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो इज 9, मतलब वॉल्यूम के बारे में रिलेशन दिया हुआ है कि V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू 9। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि V1 अगर V था तो V2 हो जाएगा V बाय 9V। कॉम्प्रेशन हो रहा है ना, कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो इनिशियली V था तो ये V2 हो जाएगा V बाय 9। सो V2 बाय V1 तो 1/9 आए, ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं ना तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जो था उससे 1/9 कम हो जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, तो अब ये भी सोर्स सिंक वाला है, तो T1 दिया हुआ है 227 प्लस 273 500 केल्विन। Q1 आएगा, वर्क डन आएगा, यहाँ से Q2 आएगा,
कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, तो T2 ढूंढना है हमको, देखो। और एडियाबैटिक है ना, तो एडियाबैटिक के लिए एडियाबैटिक का इक्वेशन क्या आता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में, टी वी रेस टू दी पावर गामा माइनस वन, तो T1 V1 रेस टू दी पावर गामा माइनस वन, T2 V2 रेस टू दी पावर गामा माइनस टू, है ना। सो T1 500, V1 लेट से V ही है 1.5 माइनस वन यानी 0.5, T2 तो ढूंढना है, और V2 कितना हो जाएगा कंप्रेशन, तो V बाय 9 टाइम्स हो जाएगा रेस टू दी पावर गामा माइनस वन, यानी ये भी 0.5 आएगा। सोल्व करके देखते हैं, सोल्व करेंगे तो 500 इंटू 9 बाय V इंटू V होल रेस टू दी पावर 0.5, V कैंसल, 9 रेस टू दी पावर 0.5, टेम्परेचर ऑफ द सिंक तो कम मिलना चाहिए हमको, तो ये बड़ा मिल जाएगा, तो यानी ये हमने गलत ही लिया है। एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो इज 9, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो इज 9, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ ना, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो यानी वॉल्यूम फाइनल अपॉन इनिशियल, अब यही रेशियो हमको 9 दिया हुआ है, 1/9 नहीं है, यही रेशियो 9 दिया हुआ है। अब इस चीज को तो कैंसिल कर दो, तो इधर क्या चेंजेस आएंगे, इधर से फिर से कर लेते हैं हम, सो T1 है 500, मुझे क्या T2 ही ढूंढना है ना, तो V1 बाय V2 रेस टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू T2, T2 विल बी इक्वल टू 500 V1 बाय V2 1/9 गामा माइनस वन 0.5, यानी स्क्वायर रूट, यानी 500 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 3, 166.67 केल्विन। अब चाहो तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, -273, सो -106.4 डिग्री सेल्सियस में, और ये केल्विन में टेम्परेचर आ गया। फिर 21, 5 moles of the ideal gas are taken in the Carnot engine working between T1 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द यूजफुल वर्क डन इन द वन साइकिल इज 420 जूल्स, वर्क डन दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपांशन, सो आइसोथर्मल है, और एट द बिगिनिंग कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द एंड टू द बिगिनिंग, ये चीज ढूंढनी है, राइट। और आइसोथर्मल कहा हुआ है, सो कैसे जोड़ेंगे इन सब चीजों को, टिपिकल क्वेश्चन है ये भी एक, पिछले वाले जैसा उसके भी पिछले वाले जैसा, सो इन सब में टाइम तो लगेगा ही करने में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, थोड़ा आराम से करना है इसको। और 5 मोल्स ऑफ द गैस दिया हुआ है, सो क्या यूज करेंगे इसमें, वर्क डन दिया हुआ है, आइसोथर्मल है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है आइसोथर्मल में, 2.3026 nRT, राइट, log V2 बाय V1, है ना। तो W1 अभी कॉम्प्रेशन होना चाहिए, आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना, आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब ये देखो, अब
कार्नोट एंजिन वाला थोड़ा सा ग्राफ भी ड्रॉ करके आइडिया हम ले सकते हैं। क्योंकि टिपिकल क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहेंगे। सो ये आइसोथर्मल रहेगा, हीट तो बाहर आएगी, आइसोथर्मल, है ना। तो आइसोथर्मल रहेगा, यहाँ पर जो भी वॉल्यूम है, लेट्स से V1, ये वॉल्यूम है V2। सो वॉल्यूम PV, वॉल्यूम कम हुआ, है ना, कंप्रेशन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द एंड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन चाहिए, तो हमको यहाँ पर ये यूज करेंगे। तो एट V1 है, एट दी एंड V2 है, एट दी एंड तो V2 बाई V1 ढूंढना है। ठीक है, वो सही है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा। हाँ, कार्नोट साइकिल में यहाँ पर वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1, है ना। कार्नोट का कंसेप्ट याद रखो। तो 2.3026 nRT1 टेम्परेचर सोर्स में से आएगा, तो T1 एक्सपांशन हो रहा है, तो यहाँ से हीट ली उसने एक्सपांड होने के लिए। और आगे क्या लिखेंगे हम, V2 बाय V1, V2 बाय V1। ये एक चीज है जो हम यूज कर सकते हैं V2 बाई V1 ढूंढने के लिए, अगर वर्क डन हमको पता चल जाए। वर्क डन तो हमको दिया ही हुआ है, T1 भी है हमारे पास में, हाँ है। तो W1 मुझे पता है 420 जूल्स। नहीं, W1 तो नहीं है, ये तो W है। W1 तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा W1, यहाँ पर होगा Q1, है ना। तो क्या करेंगे, देखो देखो देखो, दिमाग लगाओ। अब W जो मुझे दिया हुआ है उसको मैं यूज करूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब थोड़ा लंबा जाएगा ऐसा लग रहा है। W विल बी इक्वल टू Q1 Q2, है ना। इस पार्ट में Q1 एब्जॉर्ब होगा, इस पार्ट में Q2 रिलीज होगा, और हमें तो इस पार्ट के बारे में ही सॉल्व करना है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। जी हाँ, 40। Q1 के बारे में तो मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, माइनस Q2 के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है, तो ये एक चीज मुझे मिली। फिर T1 T2 Q1 Q2 को भी मैं यूज कर सकता हूँ, जी हाँ। Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2, इसको यूज करूँ तो Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल टू T1 कितना है 100 प्लस 273 यानी 373, T2 कितना है 30 प्लस 273। ना कॉन्फिडेंस होना तो ऐड करके देख ही लेना चाहिए, 303, और कर ही लेना है ऐड, बहुत ज्यादा फॉर्म में काम नहीं करना है। देखो, सो मुझे तो क्या चाहिए, Q1 चाहिए ना, मुझे तो Q1 चाहिए। तो Q1 मुझे मिल सकता है ऐसे 373 बाय 303 Q2, जी हाँ। और Q2 को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली में चाहिए Q1, तो Q1 को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो दैट विल बी 420 प्लस Q2। सो 420 प्लस Q2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 303 Q1 अपॉन 373। सब्ट्रैक्शन करूँ मैं, Q1 माइनस 303 Q1 अपॉन 373 इज इक्वल्स टू 420। तो क्या मिलेगा, 373 माइनस 303, तो कितना आया 70 आया। हाँ, 373 माइनस 303 70, तो आएगा ये 70 टाइम्स Q1 अपॉन 373 इज इक्वल्स टू 420। तो देखो मुझे Q1 मिल गया 420 इंटू 373 अपॉन 70,
22,380 22,380 जूल्स, ये मुझे Q1 मिल गया। देखो अब Q1 मिल गया है तो मैं इसमें रख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा 2.30 22380 इज इक्वल्स टू 2.30, राइट। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है क्या, हाँ 5 मोल्स दिया हुआ है। गैस कांस्टेंट दिया हुआ है 844 दिया हुआ है। T1 पता है मुझको, हाँ पता है। T1 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 मल्टीप्लाइड बाय 373 लॉग V2 बाय V1। सुलझा अब इसको, log V2 बाय V1 कितना मिलता है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 2.30, अब कैलकुलेटर यूज कर ही रहे हो तो पूरी वैल्यू लो, ये वाली 2.3026 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 373 कितना आया ये, तो ये सब्जेक्ट बनाए तो 22,380 के नीचे ये आएगा 36,072.53। तो 22,380 डिवाइडेड बाय 360 72.53 0.62 लॉग 0.62 और एंटी लॉग लूंगा मैं इसका, राइट। ये यहाँ पर एक जीरो की मिस्टेक है, जीरो तो ऑलरेडी कट हो गया था ना इसके साथ में, तो जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, जीरो ऑलरेडी कट हो चुका है, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, एक जीरो कम हो गया है तो ये हो जाएगा 0.06 एंटी लॉग ऑफ 0.06। कैलकुलेटर में करो या तो लॉग बुक यूज करके करो। 1.153 ये रेशियो आ रहा है, राइट। फिर कंप्लीट, यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। तब तक प्रैक्टिस करो, ढंग से इसको लर्न कर लो। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।